Hello students, welcome in the online classes of Hamden School, Kalayat. As you know, we are on first lesson of Geography of 10th class. आज हम 10th क्लास का ज्योग्राफी यानी भूगोल में लघुतरात्मक क्वेश्चन करेंगे। अभ्यास के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आइए विस्तार से पढ़ें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन किसे कहते हैं? प्रमुख उदाहरण दीजिए। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है उसे संसाधन कहते हैं, जैसे नदी, पर्वत, भवन, मृदा, सड़कें मानव मुख्य संसाधन हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सतत पोषणीय आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाने वाला विकास। सतत पोषणीय आर्थिक विकास की नीति के अनुसार विकास के साथ साथ संसाधनों पर इसके पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। देश के स्वस्थ तथा संतुलित विकास के लिए यह नीति बहुत आवश्यक है। विकास की इस अवधारणा में हमारी भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं का भी पूरा ध्यान रखा गया है। कहने का अर्थ है भाई, जिन संसाधनों का हम प्रयोग करते हैं उन संसाधनों का प्रयोग हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना उन संसाधनों का सोच समझकर प्रयोग करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इन संसाधनों का प्रयोग कर सके। अब हम हमारा थर्ड क्वेश्चन करेंगे, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर बताएं। आइए, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में निम्नलिखित अंतर हैं। सबसे पहले हम नवीकरणीय संसाधन के विषय में पढ़ेंगे। ये संसाधन प्रयोग करने के पश्चात एक निश्चित समय में अपने आप बन जाते हैं। अनवीकरणीय संसाधन एक बार प्रयोग करने के पश्चात इन संसाधनों को दोबारा नहीं बनाया जा सकता। नवीकरणीय संसाधन जल, वन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा ज्वारीय ऊर्जा इस प्रकार के प्रमुख संसाधन हैं, यानी कि नवीकरणीय संसाधन हैं। अनवीकरणीय संसाधन कोयला, खनिज, तेल, सभी प्रकार की धातुएं इस प्रकार के प्रमुख संसाधन हैं। नवीकरणीय संसाधन ये संसाधन कम महंगे होते हैं। अनवीकरणीय संसाधन ये संसाधन अधिक महंगे होते हैं। ये नवीकरणीय संसाधन ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। अनवीकरणीय संसाधन ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, संभावी और विकसित संसाधनों से आप क्या समझते हैं? संभावी संसाधन ये वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में मौजूद होते हैं परंतु इनका प्रयोग नहीं किया गया है, यानी उपयोग में नहीं लाया गए हैं। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुत अधिक संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। विकसित संसाधन ये वे संसाधन जिनका निरीक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा तय की जा चुकी है। विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। जैसे बॉम्बे हाई में खनिज तेल के भंडारों का विकास हो चुका है। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन में अंतर बताएं तथा प्रत्येक के उदाहरण दीजिए। सबसे पहले हम व्यक्तिगत संसाधन के विषय में पढ़ेंगे। ये वे संसाधन होते हैं जिन पर निजी स्वामियों का स्वामित्व होता है, यानी निजी तौर पर नियंत्रण होता है, और बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, यानी कि जो सरकार द्वारा जो भी भूमि आवंटित की गई है, बांटी गई है, और जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। जो ज़मीन के ऊपर जो लगान होता है वो क्या है, सरकार को चुकाते हैं, किसके? ज़मीन के बदले में। और गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी होते हैं और बहुत से
भूमिहीन भी होते हैं। कहने का अर्थ गाँव में बहुत से लोगों के पास ज़मीन होती है और बहुत से लोगों के पास ज़मीन नहीं होती। और शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चरागाह, तालाब, कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के उदाहरण हैं। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की सामलात भूमि, जो गांव की सामलात भूमि होती है जिसमें सबका साझा होता है और उसको क्या बोलते हैं, सामलाती ज़मीन बोलते हैं। जैसे चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि। और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, खेल के मैदान, पिकनिक स्थल वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। अब हमारा 6th क्वेश्चन करेंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। राष्ट्रीय संसाधन तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरों और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। कहने का अर्थ है जो व्यक्तिगत के आधार पर जो ज़मीन होती है जहाँ से रेल लाइनें या नहरें या सड़कों का निर्माण करना होता है, वो क्या है, सरकार उस ज़मीन को खरीद लेती है उसके लिए उपयोग में लाने के लिए, जैसे सड़कें, रेल लाइनें आदि कोई भी कार्य के लिए। और शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील 19.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन क्या है, एक राष्ट्र की संपदा है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। जैसे तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी से पूरे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। अब हमारा 7th क्वेश्चन करेंगे, मानव प्राणियों के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? पृथ्वी पर मानव जीवन के अस्तित्व के लिए संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। कहने का अर्थ है भी संसाधनों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। ये संसाधन किसी भी राष्ट्र की जीवन रेखा होते हैं। यदि संसाधनों का विकास रुक जाता है तो देश का आर्थिक विकास भी रुक जाता है। महासागर, नदियाँ, पर्वत, भूमि, खाने, खनिज पदार्थ, वनस्पति तथा जीव जंतु हमारे प्रमुख संसाधन हैं और इन्हीं संसाधनों के संतुलित रूप से ही राष्ट्र और व्यक्ति अपनी उन्नति के मार्ग खोलते हैं। ये हमारे अमूल्य उपहार हैं, इसलिए इनका प्रयोग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इनका गलत उपयोग न हो। हमें जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के प्रति दया भाव भी रखना चाहिए और इनकी देखभाल और सुरक्षा निश्चित करनी चाहिए। अब हमारा 8 क्वेश्चन करेंगे, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, यानी कि उनकी सुरक्षा क्यों जरूरी है? वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिक विकास के कारण संसाधनों का बहुत तीव्र गति से विनाश हो रहा है और यदि संसाधनों का यह विनाश इसी दर से जारी रहा तो ये संसाधन जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। क्यों भी जनसंख्या की वृद्धि के कारण और ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का उपयोग के कारण क्या है, ये संसाधन जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे और आर्थिक विकास रुक जाएगा। इसलिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। अब हमारा 9 क्वेश्चन करेंगे, संसाधनों का हमारे लिए क्या महत्व है? संसाधन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ हैं। संसाधन लोगों की आर्थिक शक्ति और आजीविका के प्रमुख स्रोत हैं। संसाधन हमारे उद्योगों की एक आधारशिला हैं। संसाधन भूमि की सुंदरता को बढ़ाते हैं। संसाधन वैज्ञानिक अनुसंधानों को प्रोत्साहन देते हैं यानी बढ़ावा देते हैं। प्राकृतिक संसाधन मानव जीवन का एक आधार है। अब हमारा 10 क्वेश्चन करेंगे, संसाधनों के नियोजन से क्या अभिप्राय है? हमारे संसाधन सीमित हैं
और हमारे देश में उनका वितरण असमान है। अतः संसाधनों के विकास और इनकी निरंतरता के लिए संसाधनों का नियोजन आवश्यक है। इसलिए संसाधन नियोजन के 3 स्तर हैं। पहले स्तर पर संसाधनों के अन्वेषण की तैयारी, विकास के लिए संसाधन की उपलब्धता का मूल्यांकन और संसाधनों के शोषण की योजना और सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, संसाधनों की विशेषताओं और गुणों का मापन शामिल है। कहने का अर्थ है भी जो संसाधन की जो उपलब्धता उसका मूल्यांकन करना और जो संसाधनों का के शोषण हो रहे हैं उसके लिए क्या है योजना बनाना, भी क्यों संसाधनों का शोषण हो रहा है उनकी सुरक्षा करना, भी मानचित्र बनाकर और क्या है और उनके गुणों को मापना आदि। दूसरे स्तर पर संसाधनों का मूल्यांकन प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था और आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। तीसरा स्तर क्रियान्वयन परख योजना से संबंधित, जिसमें संसाधन के उपयोग और उनके पुनः उपयोग पर बल दिया जाता है। आज हम हमारे 10 क्वेश्चन करेंगे और जो मैंने ये 10 क्वेश्चन करवाए हैं आप इनको लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।